नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव की खुमारी अपने चरम पर है और ऐसे में सभी दल वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर पार्टी अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। हर चुनाव की तरह एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा चुनाव का केंद्र बिंदु बन गया है। कांग्रेस लगातार जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस ने तो यहां तक वादा किया है कि सरकार बनने पर वो पूरे देश में जातिगत जनगणना भी कराएगी और आरक्षण के 50% के लिमिटेशन को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान के आधार पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति को लेकर एक विशेष समुदाय और घुसपैठियों में बांट देगी। गृह मंत्री अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो भी वायरल किया गया जिसमें आरक्षण को हटाने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारा देश एक बार फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति की ओर जा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर कब तक हमारे देश में सभी दल आरक्षण के नाम पर वोट मांगते रहेंगे। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आरक्षण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था। कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो। कांग्रेसी जहां भी आए, आपको मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में मिलने आ जाए, जरा खड़े रख करके पूछो, कर्नाटक, आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने आरक्षण को मजहब के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया था। कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करे में 50% का कैप लगा रखा है। आप जानते हो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देश में दिया नहीं जा सकता। अब किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी आबादी है। कहा जाता है कि देश में 8% आदिवासी, 15% दलित है। 8 और 15 कितना हुआ? 23। कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग है। कितना हुआ? 73 हो गया। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ निपुण आलमबायन जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वैभव कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ओंकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ बीजेपी से शुभेंदु शेखर जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक चीज आपसे वैभव जी समझना चाहेंगे कि क्या आरक्षण ये मुद्दा है इस बार के चुनाव का? आरक्षण के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस या विपक्ष? जी नहीं, ये हम आरक्षण के मुद्दे की बजाय ये जो सरकार की मतलब की चीजों में प्रधानमंत्री जी इस बात को आरक्षण को उलझा रहे हैं, इको आ रहा है जी। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उससे मुद्दा भटकाने के लिए आरक्षण की तरफ हमारे नेता तो कह रहे हैं कि हिस्सेदारी न्याय हो, जातिगत जनगणना तो हो, जिससे ये तो पता चले कि किसके कितनी जनसंख्या है, योजनाएं उस हिसाब से बनेगी। लेकिन आरक्षण और हिंदू मुस्लिम प्रधानमंत्री, हम ये कह रहे हैं कि बेरोजगार। वैभव जी, अभी आपने राहुल गांधी को सुना होगा कि 50% का कैप लगा रखा है, उसको हम खत्म करेंगे, 73%, 74% जरूरत हुई तो ले जाएंगे। नहीं, क्यों, क्या दिक्कत क्या है? देखिए, देश को विकसित बनाना हमारा लक्ष्य है। हाँ। हमने भारत को मरी का जो देश था, जहाँ सुई तक नहीं पत्ती थी, उसको मंगल तक पहुंचाया। सपना है
बनाने का। और विकसित भारत तब होगा जब समाज का हर वर्ग जो है तरक्की करेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक वर्ग अडानी अंबानी अमीर होते जा रहे हैं, विश्व के दूसरे नंबर के अमीर हो जाते हैं। अडानी अंबानी को किसने बनाया? 83% अडानी अंबानी को किसने बनाया? अरे ये तो आप ही जानते हैं। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, किसने बनाया? अडानी अंबानी 10 साल में खड़े हो गए क्या? मैं बता रहा हूँ अंबानी अडानी की बात आप जो कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने बोला कि अडानी अंबानी अमीर होते जा रहे हैं, मतलब खड़ा किसने किया अडानी अंबानी को? आप टोके, आपका सवाल हो गया ना जी, मैं पूरा करूं? बोलिए। बिल्कुल। अडानी 600 नंबर पे थे और जिस कोरोना में पूरे देश की कमाई डूब गई, हर व्यक्ति का जेब कट गई, हर आदमी गरीब और गरीब होता गया, उसमें सिर्फ अडानी ही तरक्की कर रहा था और दूसरे नंबर का अमीर हो गया। इसी 10 साल में हुआ। बिल्कुल। ये पिछले 60 सालों में हुआ है। तो क्या कारण है कि सिर्फ अडानी रामदेव जैसे लोग ही अमीर हो रहे हैं और बाकी गरीब जनता 5 किलो राशन के लाइन में खड़ी हो जा रही है? हाँ। तो ये तो सरकार का विफलता का बड़ा प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था आपकी सरकार में अडानी को? कोल ब्लॉक आवंटन कौन करता है? छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया था। राजस्थान में जमीन आपने दिया था। अरे भाई ऐसा है कि जब आपने सोलर का नोडल बना दिया है अडानी को ही, अडानी से अलग किसी व्यक्ति को आप ले ही नहीं सकते, सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देगी तो अडानी को देना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अडानी, ठीक है, आप बीच में टोक रहे हैं। नहीं, आप जो बोल रहे थे मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था। नहीं, अपने मन में ही समझ लीजिए, बीच में टीटाकटी पे समझना नहीं होता है, डिस्टर्ब करना होता है। ऐसा है कि अडानी अंबानी को एक तरीके से मोनोपोली कर दी है सरकार ने कि सिर्फ उन्हीं को देना है और बाकी जो व्यापारी हैं वो रो रहे हैं। बेतरतीब जीएसटी से लोगों का व्यापार डूब गया, नोटबंदी से लिक्विडिटी खत्म हो गई, लोगों का धंधा चौपट हो गया, सरकार उससे बात ही नहीं करना चाहती। स्टार्टअप का एक भोंपू बज रहा था, 93% लोगों को लोन ही नहीं मिला। तो सरकार ने रोजगार के नाम पे पकौड़े तलना बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 5 किलो चावल अगले 5 साल और देंगे, ये है मोदी की गारंटी। और हमारी गारंटी ये है कि 30 लाख जो सरकारी पद खाली है उसको भरेंगे, हर युवा को अप्रेंटिस 1 साल की हम देंगे जिससे वो उसको बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। हर गरीब महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना। वैभव जी, कैसे आरक्षण के आधार पे? घर का आरक्षण के आधार पे? आरक्षण के आधार पे क्यों नहीं? ये सरकार आरक्षण छीनना चाहती है। 67,000 उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती है जो कि अभी भी कोर्ट में फंसी हुई है क्योंकि उसमें आरक्षण नहीं दिया इस सरकार ने। तो ये सरकार आरक्षण विरोधी है, गरीबों के हक को छीनकर ये सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी 2-4-10 लोगों को देना चाहती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम न्याय की बात कर रहे हैं और ये सरकार अत्याचार और अन्याय करती जा रही है। तो बड़े यही है, जनता यही तो कह रही है। जो मोदी जी महंगाई कम करने के लिए आए थे वो 400 का सिलेंडर 1200 कर देते हैं, 70 का पेट्रोल 100 रुपए कर देते हैं और वो कहते हैं हमने महंगाई बढ़ाई नहीं। ये मैनमेड महंगाई है साहब। 2014 में $122 कच्चा तेल था और 70 रुपए का पेट्रोल था और आज $60-70 कच्चा तेल है और पेट्रोल 100 रुपए है। ये सवाल मीडिया चूंकि पूछ नहीं पा रही है तो हम ये बात उठा रहे हैं और जनता के बीच में उठा रहे हैं। यही कारण है कि जनता को एकजुट होते देख मोदी जी अब हिंदू मुस्लिम पे उतर आए हैं। मोदी जी 10 साल में क्या किए उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी के ऊपर अखंड भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, एक भी भ्रष्टाचार के मामले की वो जांच नहीं कराते हैं। ये सारी बातें हैं। जनता इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। जनता कह रही है कि हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। जनता कह रही हमको जल जंगल जमीन का अधिकार चाहिए, हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए। ठीक है शुभेंदु जी, आपने महंगाई बढ़ाई, आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आप कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई। महंगाई को हमने बढ़ने नहीं दिया। दूसरी बात यह कि आरक्षण को लेकर के लगातार बयानबाजी चल रही है। आरक्षण जो एक तरीके से सहारा था उसे आज के डेट में बैसाखी बना दिया गया है, तो उस पे चर्चा इस तरीके से होनी चाहिए या वाकई में पार्टियों को आगे बढ़ के आरक्षण के विषय में सोचने की जरूरत है?
शुभेंदु जी, लगता है शुभेंदु जी से संपर्क टूट गया है। उनसे जुड़ेंगे, उसके बाद फिर समझने की कोशिश करेंगे। निपुण जी आपके पास आ रहे हैं, तब तक समझना ये चाहेंगे कि आरक्षण क्या आज के डेट में जिस आधार पे मिल रहा है वही आधार की जरूरत है या इसे बदलने की जरूरत है? कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं थोड़ा सा तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि वैभव जी शायद तथ्यों के आधार पर बातें नहीं बोल रहे थे, और थोड़ा बीच में सोचे मतलब निवेदन करूंगा वैभव जी से कि बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, पहली बात हम बात करें कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से 4 प्रश्न करूंगा, मुझे चारों प्रश्न के आरक्षण के ऊपर उनसे उत्तर चाहिए। पहला प्रश्न कि कालेलकर आयोग कब बना, मंडल आयोग कब बना, उनकी जो अनुशंसाएं थी वो लागू क्यों नहीं की गई कांग्रेस सरकार के द्वारा। हम कालेलकर कमीशन की बात करें तो 50 के दशक में आपका बना था। मंडल आयोग 1980 में रिपोर्ट आ गई थी, उसको लागू क्यों नहीं किया गया, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मुस्लिम आरक्षण क्यों, संविधान के किस आर्टिकल में मुस्लिम आरक्षण को लेकर, धर्म के आरक्षण को लेकर व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 15 और 16 ये कहता है कि भारत में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और अगर आप ये कहते हैं कि मुस्लिम उनको दे रहे हैं जो पहले हिंदू से कन्वर्जन होकर वो ओबीसी से कन्वर्जन होकर मुस्लिम बने हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि पर्सनल लोग क्यों होने चाहिए? अगर भारत की व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं तो भारत की व्यवस्था के अकॉर्डिंग भी पर्सनल लोग भी होने चाहिए, यूसीसी आना चाहिए। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, क्या राहुल गांधी जी इतने बड़े हो गए कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, जो इंदिरा साहनी केस के अंदर 50% की जो एक लिमिट लगा रखी है, क्या उसको भी वोलेट कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट को माइंड नहीं करता। और तीसरा, मतलब कमाल की बात यह है कि भारत में, मैं पूछना चाहता हूँ वैभव जी को जानकारी ज्यादा अच्छे से होगी, कितनी सरकारी नौकरियां हैं? आरक्षण तो सरकारी नौकरी में मिलेगा ना। सरकारी नौकरियां टोटल कितनी है? 1.25 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल जॉब मिलाकर, सभी राज्यों को मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। कुल आबादी का 1.5% हमारी सरकारी नौकरी है। क्या भारत में केवल सरकारी नौकरी से रोजगार दिया जा सकता है? अगर आप आरक्षण की पहले कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए कि आप आज 70 करोड़ युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, जो भारत के सामने 70 करोड़ युवा है। और लास्ट मेरा प्रश्न, इन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन का मुद्दा, मैं भाई साहब को याद दिला दूं, जल जंगल जमीन का मुद्दा 1960-70 के दशक से है, जब नक्सलवाद बना। और नक्सलियों का 17 में नारा था, जल जंगल और जमीन, हमको लौटा तो नहीं लौटाएंगे तो बंदूकें उठाएंगे। 67 में जब नक्सलवाद की शुरुआत हुई तो इसी मुद्दे में शुरुआत हुई थी। जब किसकी सरकार थी? आज नक्सलवाद का मुद्दा किस हद तक कम हो गया है, ये झांका बताता है गृह मंत्रालय का नक्सलवाद। यही मनमोहन सरकार के 2010 में कह रही थी कि भारत के सामने सबसे बड़ा मुद्दा नक्सलवाद है। जब दंतेवाड़ा में एसपी सहित 70 से ज्यादा जवानों को गोली मार दी गई थी, उनको अम्बुश करके मारा गया था। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो एक बहुत बड़े नेता महेंद्र कर्मा को भी अम्बुश करके मारा गया था नक्सलवाद की बात। दूसरी बात, रोजगार महंगाई की बात कर रहे हैं, टाटा में बात कीजिए ना, आप कितना रोजगार की बात कर रहे हैं? कितना रोजगार? 30 लाख लोगों को रोजगार, 30 लाख लोगों को, 70 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और महंगाई की बात 3% आज चल रही है अभी चलिए। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात मोदी जी की बात कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार है, मोदी जी जांच नहीं करवा रहे, अब जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहो कि इनकी भ्रष्टाचार की जांच टीवी पर बैठ के कहने से नहीं होगा ना, और हंसने से भी नहीं होगा। ये क्या कहते हैं कि अलग पॉलिटिकल बिलाप है। आपकी बात अगर जायज है, आप सबसे बात कीजिए। ठीक है सर। और न्यायपालिका हमारे, ठीक है निपुण जी, न्यायपालिका है। क्या ये मानते वैभव जी एक साथ रिप्लाई कर लीजिएगा। मैं शुभेंदु जी से, आपने देखिए एक और चीज है, अभी आजकल एक जो चलन है, ठीक है वैभव जी, शुभेंदु जी से एक छोटा सा आपने ही सवाल उठाए थे, उसका जवाब लेकर के फिर मैं आपके पास आता हूं। निपुण जी और शुभेंदु जी का दोनों का जवाब दे दीजिएगा। एक चीज है कि क्या ये दिया जाता है कि मीडिया ये नहीं पूछ रहा है, मीडिया तो सबसे आसान चीज है, उस पर सारा ठीकरा फोड़ दो। लेकिन शुभेंदु जी देखिए, वैभव जी ने ये कहा कि मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। तो सर ये सवाल तो हम आपसे कितनी बार पूछ चुके हैं, ये आपको भी याद होगा। साथ ही इसका तो जवाब दीजिए ही, साथ ही आरक्षण की क्या समीक्षा की जरूरत नहीं है? बस तीनों प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी, तो मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में एक भी
किसी भी टेंडर्स के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, L1 की बेसिस पे दिया गया। और यदि कुछ हुआ है तो आप बताएं, जरूर बताएं और उजागर करें, कोर्ट जाएं और उसके ऊपर आंदोलन करें। कोई आंदोलन नहीं हुआ 10 साल में। दूसरा, मैं आपका भ्रष्टाचार का भी याद दिला देना चाहता हूं। जब इस पूरे देश में एक बहुत गरीबी आ गई थी, आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, तो देश के सोने को 45 करोड़ रुपए में गिरवी रखा था आपने। और उसी समय बोफोर्स के घोटाले में आपने 65 करोड़ रुपए लिया था। तो आप कम से कम भ्रष्टाचार की बात ना करें। भ्रष्टाचार के इस बोफोर्स के केस में 65 करोड़ रुपए आपने घूस लिए, जबकि 45 करोड़ रुपए सोना आपको रखना पड़ा उस जगह पे जाके दूसरे देशों में गिरवी। आता हूं आपके प्रश्न में, आता हूं आपके प्रश्नों के ऊपर भी। देखिए, आरक्षण और मुस्लिम तुष्टीकरण दो बड़े अच्छे मुद्दे आप लोग ने उठाए हुए हैं, तो मैं जवाब दे रहा हूं। मुस्लिम तुष्टीकरण के ऊपर मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से वो सोच रखती है कि इस देश में जो लोग इस देश को अपना देश मानते हैं, भारत माता को अपनी भारत माता मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी राज्य में रहता हो, उसके वो उस भारत की सभी जितनी भी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संप्रदा है भारत की जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो भारत है, उस पर उसका अधिकार बराबर है। पर आपका कहना है कि मुस्लिम समाज का उन संसाधनों के ऊपर, भारत के संसाधनों के ऊपर जो हक है, अधिकार है, पहला है। ये फर्क है हमारी और आपकी सोच में। दूसरी चीज, जिस तरीके से कर्नाटका में आपने आरक्षण के नाम पर, ओबीसी आरक्षण के नाम पर आपने मुस्लिम समाज को आरक्षण दे दिया, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो आप लोग। तीसरी बात, आज आप आरक्षण का करने के लिए एक सर्वे कराना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी जी का एक वो देख रहा था जिसमें उन्होंने गिना दिया कि किस तरीके से 75% होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईएस्ट कैप 50% लगाई हुई है 1952 में। उससे पहले 1942 में एक सर्वे हुआ जातिगत आधार पर उसको ओपन नहीं किया गया। कहा गया कि ये ठीक नहीं है। उस समय ये कहा गया कि विश्व युद्ध चल रहा है। उसके बाद 52 में, 62 में, उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स और दुनिया भर की रिपोर्ट हर साल आप कराते रहे। 2010 में भी कराया आपने, और उस 10 में जब वो रिपोर्ट्स आई तो आपके अजय माकन जी और उस समय के गृह मंत्री सिंधिया जी ने पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट दिया है कि जातिगत आधार पर ये जो सर्वे हुआ है इसकी रिपोर्ट बाहर नहीं जानी चाहिए। और रिटर्न में लिखा हुआ है, वैभव त्रिपाठी जी सुन लो कान खोल के, उस पर लिखा गया है कि ये सर्वे यदि बाहर जाता है, लोगों को पता चलता है, तो इस देश में मारकाट मच जाएगी। आज क्या झूठ बोलते हैं, पब्लिश नहीं किया उसको, आपने पब्लिश नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने 2011 में ट्रेनिंग दे दिया पूरे देश को। पहले बीच में नहीं बोलना आपको। अभिषेक जी जवाब दीजिएगा। आ रहा हूं वैभव जी, आप ही के पास आ रहा हूं, जवाब आप दे मेरी लीजिए। बात पूरी हो जाए, आप ही के पास आ रहा फिर हूं। आपने उसको पब्लिश नहीं किया। और आज राहुल गांधी कह रहे हैं, आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सर्वे कराएंगे। इस देश को बंटवारा करके राहुल गांधी और कांग्रेस की नियत है ये। ठीक है शुभेंदु जी। वैभव जी अब आप बोल लीजिए। ठीक है वैभव जी बोल लीजिए, फिर मैं ओंकारेश्वर जी के पास जाता हूं। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने बोफोर्स की बात की। अरे हमारे नेता ने सीना ठोक के संसद में कहा जेपीसी से जांच हम कराएंगे, और इनकी तो हैसियत भी नहीं थी। उस टाइम मुख्य विपक्षी दल जो था वो तेलुगु देशम पार्टी था, जिसके 18 मात्र स्थान थे। उन्होंने संसद में कहा कि जेपीसी से बोफोर्स की जांच कराएंगे, और हमारे नेता ने कहा कि हमने या हमारे किसी व्यक्ति ने एक चवन्नी कमीशन नहीं खाया है, इसलिए जेपीसी की जांच कराते हैं। हिम्मत है मोदी जी में। केजरीवाल भी यही कह रहे हैं, जो आप कह रहे थे। मैं इनके बीच में बोल रहा था। हाँ, अगर हिम्मत ना हो और क्या बोल रहे थे ना, इसीलिए जवाब दे रहे हैं। अरे सुन लो, फिर अपने टाइम में जवाब देना। मेरे नेता राजीव गांधी ने कहा था जेपीसी से जांच में कराऊंगा, और जेपीसी से जांच हुई, और जांच से मोदी जी भागते हैं। राफेल के मामले में क्यों नहीं जांच कराते हैं? पीएम केयर फंड का जांच क्यों नहीं होगा? अडानी हिंडनबर्ग की जेपीसी से जांच क्यों नहीं होगी? कितने जांच की बात करते हैं ये भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बात को भी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नकेल डाली, तो वो डिटेल बाहर आई। वो जांच नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था मोदी जी की सरकार ने
इलेक्टोरल लिया बॉन्ड क्या इलेक्टोरल बॉन्ड? की जानकारी ठीक है। किसी भी व्यक्ति को साझा नहीं की अब जा मैं सकती। ओंकारेश्वर जी नहीं, आपके नहीं, रुक पास- जाइए। मुस्लिमों के हक की बात कर रहे हैं, जो बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात जो उठाते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि दलित, वंचित, शोषित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का इस देश की संसाधन पे पहला हक है। वो सबके लिए कहा था, लेकिन उतना एडिट तो करके त्रिपाठी जी मुझे ये बताइए कि वो जो जनरल है GEN, उनको हिंदुस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान में उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। अरे GEN वाला, उसको तो अरे उसको सुन उसकी तो तो कोई लीजिए। पूछ ही नहीं है। यही अरे एक बड़ी सुन तो हकीकत है। लीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा सुन तो हूँ। लीजिए। हाँ। 10 सालों में इतना सब उल्टा पुल्टा हो गया। जनरल का आदमी भी हो गया, जनरल का आदमी भी महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, ओबीसी SC ST का भी। तो 70 अब साल में जनरल ये को नहीं पूछ हुआ। कौन ये रहा है? तो बात- जनरल के लिए तो कोई लगता है कि हिंदुस्तान में रहने की जरूरत ही नहीं है। भैया छोड़ो, बोरिया बिस्तर मुझे बांधो और लगता यहाँ से है कि चलो। आपको इंटरेस्ट बात जवाब सुनने में नहीं है। सुन लीजिए। अरे नहीं सर, हम और जनता की ये बात ओबीसी सुनना चाहते आरक्षण की हैं बात- और अरे पूरे सुन देश के हर एक नागरिक की बात सुनना चाहते हैं। ओंकारेश्वर जी आपके भाई पास आ रहे हैं। क्या अब ये साहब, वक्त अभिषेक नहीं जी, है? अभिषेक जी, सर, बात पूरी ठीक। होने दीजिए। वैभव जी, अभिषेक जी, देखिए, उनके ओंकारेश्वर जी को सवाल से जवाब नहीं देने जा सर रहे। 20 नहीं, मिनट हो गए, ठीक है। लेकिन ओंकारेश्वर जी 10 ने एक शब्द सेकेंड, नहीं बोला है। अब 10 तो सेकेंड ठीक है। में मैं पूरा कर रहा हूँ। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी आरक्षण में सबसे बड़ा छेद लगाते हैं और अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करते हैं। ये ओबीसी के हक के साथ इन्होंने धोखा किया था। ठीक है। ये बात करते हैं दूसरों की। ठीक है। अब एक चीज ओंकारेश्वर जी आपसे समझना चाहेंगे। 70 साल हो गए, आरक्षण आपने देख लिया, जो मकसद था पूरा हुआ नहीं। ये बड़ी सच्चाई है। तो फिर आपको सोचने की तो जरूरत है कि आप इसका कोई दूसरा विकल्प ढूंढिए। आरक्षण से कुछ नहीं होने वाला। जो सहारा था वो बैसाखी बन गई के लिए, क्योंकि वोट बैंक से दोनों में से कोई पार्टी पीछे नहीं हट सकती है। और इसकी शुरुआत अभी हाल के दिनों में जब आपने देखा कि नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तब उन्होंने अचानक विधानसभा में वहां पर आरक्षण पर आधारित, जातिगत आरक्षण पर आधारित जो है वो जनगणना रिपोर्ट रख दी और उसके बाद आरक्षण भी दे दिया आनंद फानंद में विधानसभा में। और उसी समय से राहुल गांधी इस मसले को उठा रहे हैं। लेकिन ये एक मसला काफी लंबे समय से बना हुआ है कि आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। आरक्षण के रहने से जो इसके नुकसान हैं वो भी लोगों को मालूम है कि भाई इसमें योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, शिक्षा में भी, नौकरियों में भी और दूसरी चीजों में। आपने ठीक कहा कि अब सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी % या कितने % लोगों को इसका लाभ मिल पाता है। लेकिन सवाल ये नहीं कितने % लोगों का लाभ मिल पाता है, ये मुद्दा असल में इन जातियों के उसमें भावनाओं से इतना ज्यादा गहरे जुड़ा हुआ है कि आज आप देखिए कि आज ही गृह मंत्री अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी से थी, तो उन्होंने भी इस चीज को डिनाई किया कि हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। बीच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को भी आना पड़ा कि हमने कभी आरक्षण हटाने की बात नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा कि साहब संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो ये नहीं होगा। तो ये मसला इतना बड़ा हो चुका है और हाल के सियासी राजनीति के कारण, चूंकि ये बहुत बड़े समुदाय को प्रभावित करता है, उससे जुड़ा हुआ है, भले उनको कितना लाभ मिलता है नहीं मिलता है, इस आरक्षण के विवाद ठीक है। ओंकारेश्वर जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद आता हूं तो समझना ये भी आपसे चाहूंगा कि जो 50% के कैप को तोड़ने की बात कही जाती है, क्या वो संभव है? उसके बारे में भी आपसे समझूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ओंकारेश्वर जी, सीधे आपके पास आता हूं। अब देखिए, जो कैप तोड़ने की बात राहुल गांधी अगर कर रहे हैं कि 50% का जो कैप है हम उसे तोड़ेंगे, 73 की जरूरत हुई तो 73, जरूरत हुई 75 की तो 75, तो फिर तो अगर जरूरत है तो फिर 100 की 100 कर दीजिए, रिजर्वेशन काम खत्म कीजिए, सब कुछ। बिल्कुल, देखिए ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। जिस तरह से आरक्षण को समाप्त करना मुश्किल काम है, उसी तरह इस कैप को बढ़ाना, हालांकि कई स्टेट्स में 50% से ज्यादा ऑलरेडी उनके कानून हैं जो रिजर्वेशन देते हैं और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लिटिगेशन चल रहा है। ये अभी मसला हल नहीं हुआ है, लेकिन जब वो कहते हैं कि 75% देंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा देंगे,
उसके लिए उनको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो अभी मौजूदा हालात में संभव नहीं दिखता। इसी तरह से पूरे अगर इस आरक्षण को हम समाप्त करना चाहते हैं तो मौजूदा संविधान के तहत ये समाप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब भाजपा कहती है कि वो उसको 400 पार चाहिए, संविधान बदलने की बात आती है, तो लोगों को इसी से भय लगता है कि आप संविधान क्यों बदलना चाहते हैं, आपको 400 पार क्यों चाहिए। हो सकता है कि आप आरक्षण खत्म करना चाहते हो सकता है कि आप और चीजें खत्म करना चाहते हो। तो यह विवाद अब इतना बड़ा रूप ले चुका है और ना ही कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है। भाजपा ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं, वो नहीं बदलना चाहते हैं, नहीं वो नहीं आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये बात लोगों के मन में घर कर गई। ये बात चूंकि इसके पक्ष में जो लॉजिक दिए जाते हैं, उस लॉजिक के कारण भी लोगों को लगता है कि ठीक है, ये मना तो कर रहे हैं लेकिन दरअसल ये करना यही चाहते हैं। ये इसलिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। अगर राहुल गांधी को 75% रिजर्वेशन करना है या उससे ज्यादा करना है, तो पहले उनको भी इतने मैसिव सपोर्ट के साथ आना पड़ेगा पार्लियामेंट में, और दोनों हाउसेस में आपको मेजॉरिटी होनी पड़ेगी, तब जाके आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता ये काम। ठीक है वैभव जी, कैसे करेंगे? 50 से बढ़ाएंगे कैसे? 75 तक जाएंगे कैसे? एक तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मानेंगे, साथ ही आपको भी संविधान बदलना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। वैभव जी, आवाज मिल रही है? लगता है वैभव जी तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन तब तक निपुण जी आपसे ये चीज समझना चाहेंगे कि कैप को तोड़ने की बात कह देना तो बहुत आसान है, उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? साथ ही साथ क्या अब वो वक्त नहीं है जब आरक्षण की समीक्षा करके आर्थिक आधार पे आप दीजिए ये आरक्षण? नहीं, अभिषेक जी आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, और मैं ये कहता हूँ समीक्षा करने की जब बात होती है तो उसमें जो बात मुख्य रूप से आती है कि वो जो SC/ST का जो आरक्षण है उसके अंदर भी क्रीमी लेयर का प्रोविजन होना चाहिए। वो क्या गया है कि जो SC/ST समुदाय के अंदर जिसने आरक्षण का लाभ ले लिया, अब उनकी अगली जनरेशन भी आरक्षण का लाभ ले रही है। उसको होता ही है कि SC/ST समुदाय का जो अन्य बड़ा वर्ग है वो आरक्षण के लाभ से क्या है, वंचित है। तो वहां पर समीक्षा की बात होती है। एक तो बात ये, दूसरी बात क्या था, आपने कहा कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। एक्चुअली जब ये आरक्षण प्रावधान संविधान में जोड़ा गया तो अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के अंदर इसके ऊपर पूरा एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि जो आरक्षण है इसको आर्थिक आधार पर देखिए आप, ये है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत के आधार पर। उन्होंने सिर्फ 3 सिद्धांतों का जिक्र किया था कि आपने जो सदियों तक क्या किया है, दलित समाज को वंचित रखा है, तो आपको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। और जब हम एक अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं, जो आरक्षण जो है इसको एक सकारात्मक कार्रवाई की तरफ रखा जाता है, और दुनिया के सभी देशों में इसको आपको देखने को मिलेगा। बस बात है कि हमारे यहाँ जातिगत आधार पर हो जा रहा है, अन्य देशों में अलग अलग आधार पर होता है। तो अम्बेडकर जी कहना ये था कि जब तक समाज में सशक्तिकरण न हो, और दूसरा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत और समानुपातिक न्याय, इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो बात हुई समीक्षा करने की। देखिए, समीक्षा करने की बात जब हम ठीक है निपुण जी, आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। वैभव जी, आवाज अब मिल रही है आपको? वैभव जी को भी आवाज नहीं मिल रही है। ओंकारेश्वर जी आता, ठीक है, जल्दी से बोल लीजिए, फिर मैं शुभेंदु जी के पास जाता हूं। जल्दी से ओंकारेश्वर जी। मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहता था। आपने कहा कि इसको जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उसके लिए आरक्षण की सुविधा 2019 में एक संशोधन के साथ मोदी सरकार ने ही शुरू की, जिसमें जो गैर दलित जातियां हैं या जो ऊंची जातियां जिनको आप कह सकते हैं, उसमें भी क्या है कि इकोनॉमिक पिछड़ापन आज सिर्फ जाति पर आधारित नहीं है। एक किसी अन्य समुदाय का ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, बनिया, किसी भी जाति का व्यक्ति गरीब हो सकता है। तो इसीलिए एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का प्रोविजन किया गया और 10% आरक्षण 2019 से लागू किया गया है। तो वो तो उनके लिए है जो गैर दलित जातियां हैं ना, वो तो उनके लिए है जो गैर दलित जातियां हैं। गैर दलित जातियां हैं, बिल्कुल। नहीं तो ये सभी के लिए, क्योंकि आप देखिए जिनको जो SC/ST में आते हैं, जो OBC में आते हैं, वहां भी ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर सभी को देंगे तो आरक्षण का मूल कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। आरक्षण को उसको दिया जाता है जो पिछड़ा है,
हाँ, जो नहीं, इसको मैं समाज यही के कह रहा बराबर हूं के दर्जे कि पर लाना। आर्थिक देश में आरक्षण ही आर्थिक आधार पे हो, जिनको आवश्यकता है बस उन्हीं के लिए हो, चाहे वो SC ST वर्ग में आते हो, चाहे वो यही OBC में सबसे आते हो। बड़ा मसला, यही सबसे बड़ा मसला है कि आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण होगा तो जाहिर है इससे जो पिछड़ी जातियों के दिमाग में बैठा हुआ है कि उन्हें तो मिला हुआ है, आप उनका छीन के देना चाहते हैं, ये बात उनको नागवार गुजरती है। इसीलिए राजनीतिक दलों को इससे पीछे हटना पड़ता है, या राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बना रखा है। ठीक है, वैभव जी, कैप को कैसे तोड़ेंगे? 50% वाले कैप को कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि अगर उसको तोड़ना है तो फिर आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्या करेंगे फिर? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी 400 पार का नारा देते हैं, और किस लिए देते हैं? क्योंकि उनके सांसद, कई लोग पीठ पीछे उनके मन में क्या है, उनके कई सांसद और कई नेता ये बोल चुके हैं कि हमको संविधान संशोधन करने की जरूरत है, इसलिए 400 पार चाहिए। तो जनता ये कह रही है कि जो 400 पार नहीं है, अभी जब ये दायरे में है, जीत में, पूर्ण बहुमत में है, तो ये इस कदर हिटलर शाही चला रहे हैं कि जो इनके खिलाफ बोलता है उसको जेल डाल देते हैं, उसके पीछे ED CBI लगा देते हैं। तो ये जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो क्या संविधान संशोधन में क्या क्या करेंगे? गरीबों का हक लूटेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, यही सब बातें चल रही हैं। मैं एक बात निपुण जी की कह रहा था, पूरा करने दीजिए प्लीज। निपुण जी की बात, उन्होंने कहा कि कितनी नौकरियां हैं जो आप देंगे। देखिए निपुण जी, ऐसा है कि 30 लाख जो सरकारी नौकरी केंद्र सरकार में है, उसको तो हम देंगे। राज्यों में हमने करके दिखाया है। बिहार में जब हमारी इंडिया की सरकार थी तो लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। लेकिन जो हमारा यूथ है, मौजूदा 10 साल की सरकार में शिक्षा का स्तर इस कदर गिरा है कि असर की एक रिपोर्ट है कि कक्षा 8 का बच्चा 5वीं का मैथमेटिक्स समझ नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने शिक्षा का बजट कम किया है, और प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय में 1 या 2 टीचर से चल रहे हैं। मैं आपको यूपी की स्थिति बता दूं, 17,000 विद्यालय यहाँ बंद किए गए हैं। तो गरीबों को शिक्षा से महरूम करके ये सरकार चाहती है शिक्षा से दूर हो जाए, तो ये जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूत रहेंगे हमारे पास। लेकिन हमारी सरकार ये कह रही है कि जब हम शिक्षा का स्तर मजबूत करेंगे और हर उस युवा को अप्रेंटिस देंगे 1 साल का, ठीक है तो जब वो वैभव जी, अप्रेंटिस करके लेकिन निकलेगा, कैप तोड़ने की बात तो आप कर रहे हैं सर, कैप तोड़ने की बात वो थोड़ी कर रहे हैं, कैप तोड़ने की बात आप कर रहे हैं। तो क्यों तोड़ने की बात कर रहे हैं वो भी जरा समझाइए, और कैसे तोड़ेंगे वो भी जरा समझाइएगा। मैं इस समय जरा सा आपको रोक रहा हूं, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। पाऊंगा, इसलिए जो अभी पहुंचे नहीं है, मैं उनके भी पहले से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आगे के कार्यक्रम में जाने के लिए मैं अपनी बात करके चला जाऊंगा। तो आप कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। आप इतने दूर दूर से आते होंगे, गांवों से आते होंगे, और इस सभा के लिए आते होंगे, लेकिन मेरी कठिनाई है कि मैं आपके दर्शन किए बिना आगे निकल जाऊंगा। तो मैं क्षमा करके मेरी बात शुरू करता हूं। लेकिन साथियों, ये जो हुजूम मैं देख रहा हूं, वहां धूप में भी इतने लोग खड़े हैं, ये प्यार, ये बहुत बड़ी ताकत होती है जी। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आए, जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है जी। पिछले 10 साल में आपने जब से मुझे काम दिया है, अपने शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ नम्र भावपूर्वक आपकी सेवा में लगाया है। आज देश के लोग, महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल में अंतर देख रहे हैं। जो कांग्रेस
60 साल पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज था और किसी की आवाज ही नहीं थी, विपक्ष तो था ही नहीं और मीडिया भी बहुत छोटा था उस समय। लेकिन 60 साल में जो नहीं कर पाए, ये आपके सेवक ने 10 साल में करके दिखाया है। पिछले 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों के मुंह से, उनके सभी नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीब माला जपते रहते ना। और हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे, उससे आगे कुछ नहीं करते थे। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से और आपने मुझे जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा दी है उसके कारण 10 साल में इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमें सफलता मिली है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कोई अगर गरीबी से मुक्त होता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कोई गरीब का भला हो तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जरा माताएं बहनें बताएं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है। अगर किसी को गरीबी से बाहर निकालते हैं तो हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? 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 मोदी को नहीं मिलेगा। ये जो 25 करोड़ गरीबी से बाहर आए हैं ना, वो जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उस पुण्य के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आपने वोट देकर मोदी को ये काम करने के लिए कहा था और इसलिए इस पुण्य के सच्चे अधिकारी आप हैं। आज 80 करोड़ देशवासियों को उनकी थाली भरी हुई रहती है, उनका चूल्हा जलता रहता है, उनका बच्चा भूखा नहीं सोता है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है। इसका पुण्य किसको मिलता है? आपको मिलता है। आपने मोदी को वोट देकर के ये पुण्य कार्य करने के लिए भेजा है। साथियों, जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी होता है। यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। जितना कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया, उतना आज हम 1 साल में खर्च कर रहे हैं। तभी तो आज आप हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसका सीधा लाभ भगवान विट्ठल की इस धरती को भी हो रहा है। यहां पालकी मार्ग हो, रेलवे का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, ऐसे हर काम पर महायुति की हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। तो महाराष्ट्र के माढ़ा से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वैभव जी, अब बोलिए।
कि प्रधानमंत्री जी जो बात कितना चालाकी से वो झूठ बोलते हैं। गरीब को 5 किलो चावल की जो लाइन है उसमें लगा दिया और अमीरों को 16 लाख करोड़ का उनका कर्ज माफ। जो गरीब किसान है उसके साथ धोखा उन्होंने किया। 2014 में कहा आय नहीं करेंगे, उसकी आय आधी। और अभी 2 साल पहले की बात है जब किसान आंदोलन के लिए समाप्त कराने के समय उन्होंने कहा कि हम एमएसपी का कानून बनाएं। 2 साल बीत गए लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। गरीब को इन्होंने क्या लाभ पहुंचाया? 400 का सिलेंडर 1200 किया है, 70 का पेट्रोल 100 किया है। तो वैभव जी, मेरा सवाल जो था आप उसको टाल गए। आप बेसिकली कुछ सुनना ही नहीं चाहते। मैंने वही कहा। देखिए, जो मुद्दा, जिस मुद्दे पे हम डिबेट कर रहे हैं, मैं उसी मुद्दे से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूं। आप उस पे बोलेंगे नहीं तो मैं आपको उस पे खींच के तो लाऊंगा। अभिषेक जी, वाह क्या बात है, पब्लिक सुन रही है और ये जरूर कह रही होगी कि आपका मुद्दा क्या था और वो फोर्स तक चले जाते हैं। और हम अगर जनता विषय आरक्षण का था, आरक्षण के विषय पे मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेबल फोर्स बना रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिरा के, शिक्षा का बजट कम करके, जिससे वो आरक्षण वर्ग वाले लोगों का भी और जनरल का भी नुकसान हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भाजपा के लोग चीख के कहते हैं कि जिसके अंदर योग्यता है वो नौकरी पा रहा है, लेकिन वो क्या रहा है? गरीब का बच्चा है, प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षा ले रहा है, जनरल वालों के लिए तो ऐसा है कि उनको बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए, वो स्थिति उनकी हो गई है। शुभेंदु जी, आरक्षण को लेकर के समीक्षा करेंगे क्या? आर्थिक आधार पे आपने 10% तो दे दिया, ठीक है। वैभव जी, नहीं, देखिए आप मेरा सवाल टाल गए सर। मेरे जवाब को आप सुनना नहीं चाहते हैं सर। आप जो जवाब देना चाहेंगे आप दीजिए, लेकिन मेरा जो सवाल है मैं उस सवाल का जवाब चाहूंगा और वो जनता का सवाल है। आरक्षण को लेकर के 75% आप कैसे दे देंगे? आरक्षण कैप को 50% को खत्म कैसे कर देंगे? आप ये बताइए ना सर। अरे वो 50% को भी खत्म करने के लिए संविधान संशोधन करना चाहते हैं। आप करेंगे सर? फिर वही बात उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा है 75% तक, और अगर बीजेपी खत्म कर रही है, मैं उनसे भी सवाल वही पूछता हूँ। ये सवाल बड़े हैं कि एक आदमी 405 चाहता है जनता के हक को लूटने के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए, और एक सर नाक ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, बात वही है। आप कह रहे हैं कि 75% कैप देंगे, कैसे कीजिएगा? अगर आपके पास 400 नहीं होगा कैसे कर लीजिएगा? संविधान में संशोधन आपको भी करना पड़ेगा। नाक आप ऐसे पकड़े या ऐसे, बात वही होती है। ठीक है शुभेंदु जी, आप 400 इसीलिए मांग रहे हैं कि आपको संविधान में संशोधन करना है, संविधान बदलना है। 400 बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल इसलिए नहीं मांगा जा रहा है। 400 देश की जो स्पीड है, अभी 4 दिन पहले जेपी मॉर्गन के जो सीईओ थे डिमोन, उन्होंने कहा था कि अमेरिका में भी मोदी जैसा एक व्यक्ति होना चाहिए जिस कारण अमेरिका आगे बढ़े। अब इनको, वैभव कुमार त्रिपाठी को ये तो समझ में आएगा नहीं, ना कांग्रेस को समझ में आता है कि जेपी मॉर्गन ऐसी कंपनी जो पूरे विश्व को ध्यान देती हैं, और उन्होंने कहा कि कितने लोग गरीबी से ऊपर आए। अभी मोदी जी कह रहे थे 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आए, तो वैभव कुमार त्रिपाठी को समझ में नहीं आएगा। इन्होंने जिंदगी भर उन तुष्टीकरण करके लोगों को और गरीब बनाया। 70 साल तक कांग्रेस ने लूटा है और भूखे मर गए लोग आपके राज्य में। 70 साल दे रहे हैं ना, खाना दे रहे हैं ना उनको, हम देंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी का वो है कि कोई भी व्यक्ति कहते हैं। वैभव त्रिपाठी बीच में ना बोलो, आपने बहुत बोल लिया, आपने लगातार डिटेल किया है, आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया कि 50 का 75 कैसे करोगे। आज जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो आप बीच में बोले हो, आप बीच में ना बोलो, आप बीच में ना बोलो, आप बात सुनो। आपने देश को लूटा है कि नहीं? आपने देश को लूटा है कि नहीं? 70 सालों में आपको जो आरक्षण की आप बात कर रहे हो, जो आरक्षण की बात कर रहे हो, यदि आपने देश को ठीक चलाया होता, देश को ठीक चलाया होता तो आज किसी वर्ग को भी आरक्षण देने की जरूरत नहीं थी। यदि आपने देश को सुन लीजिए, ऐसे वर्ग को भी सुन लीजिए। देखिए बीच में ना बोले वैभव जी, हम आपकी पूरी बात सुनते हैं। इस तरीके से बीच में बोलना ये कोई डिबेट का तरीका नहीं है। अब मैं ये आपको बताता हूं, इस देश के अंदर जिस तरीके से गरीबों के ऊपर, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, 10% बढ़ाया गया है, आरक्षण के मुद्दे के ऊपर भी एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कैप लगाया हुआ है उसको कोई भी नहीं हटा सकता। जो आरक्षण की व्यवस्था आज है, जब तक ये पूरी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाएंगी उसी तरीके से रहेगा।
ये लोग खाली बहका रहे हैं, इनको कोई विषय नहीं है। आज कांग्रेस के पास इस कुछ ज्ञान कहने से को कोई नहीं है। देखो हमारे कांग्रेस अधिकारी- टूटी शुभेंदु फूटी जी, है, तो सब आरक्षण नेता की जो फूट फूट व्यवस्था के है उसे अलग हो दुरुस्त गए हैं। करेंगी आपकी अध्यक्ष सरकार। भी रिजाइन कर रहे हैं, इनके स्टेट अध्यक्ष भी रिजाइन कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? इनकी तो 100 शुभेंदु जी सीटें भी मिला वो के सब नहीं आ ठीक रही है, है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ थ्री कि डिजिट क्या में भी नहीं आपकी जा रहे हो आप सरकार लोग। अगर आती है आरक्षण की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करेंगे, क्योंकि उसमें समीक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत आवश्यकता है, समीक्षा होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, उसके कमीशन बनना चाहिए। उस कमीशन के माध्यम से जैसा ऑब्जर्वेशन आए उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मानना है। ठीक है निपुण जी, क्या वक्त नहीं है? समीक्षा जरूरी है, क्योंकि आरक्षण आप दिए जा रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट है नहीं, तो फिर उस पर कुछ तो विचार कीजिए। कहना कि बेनिफिट नहीं है ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि काफी लोगों को, हम ऐसे समुदाय की बात करें, ओबीसी समुदाय की बात करें, सबके लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ओबीसी में पहले से क्रीमी लेयर का प्रावधान है, यानी कि ओबीसी में जो अमीर लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। एससी एसटी में ये बात है कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जो एससी एसटी में जिनका उत्थान हो चुका है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उनको निकाल दिया जाए। उस वर्ग में जो बहुत बड़ी संख्या है जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनको मिलना चाहिए। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर क्यों नहीं होनी चाहिए। एक तो बात ये, दूसरा जो वैभव जी बार बार बोलते हैं, मैं देखना कई सारी बातों को उन्होंने बोला कि भाई 16 लाख माफ कर दिया, कर दिया। मुझे लगता है थोड़ा सा इकोनॉमी की जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअली वो माफ नहीं किया गया, तो राइट ऑफ बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको सिंपल एग्जाम्पल समझा, तो वैभव जी को जानकारी देगी, आगे कहीं बोलेंगे तो उनको लाभ हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने क्रेडिट कार्ड लिया बैंक से, और बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने के बाद मैंने उसका 3 साल तक पेमेंट नहीं किया, तो मेरा क्या अकाउंट क्या करता है, बैंक वाले उसको राइट ऑफ कर देते हैं। इसको एनपी बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट बोला जाता है इसको, और मेरा सिविल स्कोर गड़बड़ कर देते हैं। फिर लेकिन ऐसा नहीं होता कि मुझे पैसा लौटाना नहीं है, मुझसे बैंक रिकवरी करने का पूरा प्रयास करता है अलग अलग माध्यम से। तो ये थोड़ा सा जानकारी क्या ना, भ्रम फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ना चाहिए। मैं इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, अब नहीं वैभव जी, अब मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं, तो प्लीज। कि मुस्लिम वर्ग को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो किस आर्टिकल से दिया जा रहा है? कर्नाटक की हम बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना, वो कौन से आर्टिकल से? ठीक है वैभव जी, क्या समीक्षा करेंगे, आर्थिक आधार पे देंगे आरक्षण, या 75% कैप ले जाएंगे? देखिए मामला कुछ और छोटा है। नहीं सर, छोटा सा जवाब, समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास, छोटा सा जवाब। आपके पास समय नहीं है, लेकिन वो लेक्चर देंगे कि राइट ऑफ और लोन माफी क्या है। बट्टे खाते में लोन को डालना लोन माफी नहीं है तो और क्या है? उसको बट्टे खाते में दे दो और आप लड़ाई करने आए हो क्या आज? और ये बात करने के लिए आपके पास समय है। वैभव जी, आप हर सवाल को टाल जा रहे हो आज, आप हर सवाल को टाल जा रहे हैं। मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि कैप कैसे तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? ये सिर्फ चुनावी बयान था। ये आप इस बात को बताइए, ये संविधान, ये देश ठीक है, गरीबों के हक को सुरक्षित रखने के लिए है। ओंकारेश्वर जी, क्या समीक्षा होनी चाहिए? देने के लिए संविधान और देश। ओंकारेश्वर जी, समीक्षा होनी चाहिए? समीक्षा तो पूरे मसले की होनी चाहिए। अब एक नया सवाल मायावती जी ने उठा दिया है और पहली दफा उन्होंने इस पर मुखर होकर बोला है। भाई आरक्षण की पूरी बात ही, पूरी भावना ही खत्म हो रही है, क्योंकि नौकरियां तो प्राइवेटाइज हो रही हैं, सारे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं हर फील्ड में, तो इनडायरेक्टली तो सरकारी नौकरी है ही नहीं और कॉर्पोरेट्स में रिजर्वेशन होता नहीं है, तो उस तरीके से खत्म किया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जो नई परिस्थितियां हैं, आज 75 साल का देश हो चुका है आजादी के बाद, तो नए सिरे से ये समीक्षा तो होनी ही चाहिए। चलिए बिल्कुल क्या सर, हो वक्त इतना ही है रिजर्वेशन मेरे पास। बहुत का शुक्रिया आप आधार सभी और का हमारे कैसे साथ दिया जुड़ने जाए के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।